हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी नेक्स्ट पीवाईक्यू क्लास में, जहाँ पे आप अपनी यूपी कांस्टेबल की तैयारी को पूरी तरह से सशक्त करेंगे। ठीक है, देखिए यूपी कांस्टेबल में हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी और प्लस रीजनिंग और प्लस जीएस, ये अगर आपने कर लिए तो आपका जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है वो बिल्कुल हर हाल में निकल जाएगा। ठीक है, अब भाई उनकी तरह तो करना मत। ठीक है, ठेके छोड़ दिए सबने कि भाई हाँ चलो पैसे भर दो और ये सब, प्लीज इस तरह मत करना। अपनी मेहनत से नंबर लेके आओ, क्योंकि अगर भ्रष्ट तरीके से आप एग्जाम पास करोगे तो आगे भी आपके मन में भ्रष्टाचार ही भरेगा। ठीक है, तो कंट्री के लिए थोड़ा सा डिलाइटफुल रहिए। चलिए, तो इसी बात के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को, जो कि हमारी क्या है, हिंदी के पीवाईक्यू है। और हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है फोर्थ। ऑलरेडी हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी में, तो आप वो केवल आप क्लासेस देख लो और ये पीवाईक्यू लगा लो। आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट मैंने चीजें कराई हुई है। आपको बहुत आसानी से लास्ट मिनट रिवीजन जो होता है ना, उस तरह से क्लासेस डीप भी हैं और टू द पॉइंट भी हैं, दोनों तरह से। तो आप क्लासेस देख लो फटाफट और प्रैक्टिस सेट लगा लो। आपका जो हिंदी का पोर्शन है वो डेफिनेटली बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। जैसा कि हम पहले से ही क्या करेंगे, हमें सही विकल्प बताना है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, एक अशुद्ध रूप हमें दे दिया, मैंने गांव जाना है। ठीक, उसके बाद हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गांव जाना है गलत है, मैंने गांव जाना है ये तो है ही अशुद्ध। ठीक है, मेको कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमें जो सीधा हमारा शुद्ध वाक्य हमको मिला है वो है मुझे गांव जाना है। ठीक है, मुझे गांव जाना है। ठीक, चलिए अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, जो अक्षर आपने छंद में यूज किया है उसे क्या कहेंगे, उसे वर्ण कहेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो केवल व्यंजन हो, जरूरी नहीं है कि वो केवल मात्रा हो। और चरण क्या होता है, पूरा एक वाक्य, कॉमा से पहले लगा हुआ एक पूरा वाक्य। जैसे छंद में 4 चरण होते हैं ना, तो पूरा एक जो एक चरण होता है वो चरण आ जाता है। जैसे हमने कोई भी एक उदाहरण आप ले लो छंद के लिए, तो उसका जो एक कॉमा लग जाता है फर्स्ट लाइन के बाद, वही आपका पहला चरण हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, वर्ण। ठीक, ये कहते हैं कि भाई उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, सही अर्थ वाला विकल्प है। ये कहते हैं लोहा मानना, है ना। लोहा मानना, लोहा मानने का क्या मतलब होता है, लोहा मानने का मतलब होता है कि आप किसी से प्रभावित हो गए, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो और अप्रिशिएशन के साथ साथ उसकी प्रशंसा के साथ साथ कह रहे हो कि हाँ, आपका जो ये कार्य है इसने हमें बहुत ज्यादा क्या किया है, प्रभावित किया है। ठीक है, तो लोहा मानना मूर्ख बनाना बिल्कुल नहीं, हार मानना बिल्कुल नहीं, लाभ होना बिल्कुल नहीं, क्या होता है, प्रभाव मानना। ठीक है, लोहा मानना मतलब प्रभाव मानना। ठीक है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना इसको। रसों का राजा किस रस को माना जाता है, तो रसों का राजा माना जाता है भाई, सीधे सीधे बता देती हूँ, श्रृंगार रस को। ठीक है, इसको रसराज भी कहा जाता है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 रस आपको मिलते हैं, एक संयोग रस और दूसरा वियोग रस। एक रस वो आपको व्यक्त व्यक्त करता है कि आप किसी से मिलन कर रहे हैं, और दूसरा जो वियोग रस है वो बताता है कि आप किसी से क्या हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, श्रृंगार रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं कि भाई उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, ये आपको क्रम वाक्य में बताना है। ठीक है, क्या है, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो क्रम वाक्य में क्या आ जाता है, के द्वारा इसका शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ हमने देख लिया क्रम वाक्य में क्या होता है, के द्वारा। ठीक, तो हम बता देंगे तो इसमें कर्म लगा हुआ होगा। ठीक है, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, चलिए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, जैसे कि मैंने कहा कि द्वारा उसमें लग जाता है ना, के द्वारा। क्या आपने इस किताब को पढ़ा, ये तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, ठीक है, लेकिन उसमें क्या आता है, हमने पहले ही कहा था के द्वारा आता है। आपने यह किताब पढ़ी, अब ये दो तरीके से आ गया, क्वेश्चन मार्क में भी आ गया और पूर्ण विराम में भी आ गया, है ना। तो कभी हम अपना यहाँ पे सेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आपने किताब पढ़ी, है ना। इस तरह से जब हम पूछेंगे तो भाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना, तो यह कह दिया भाई आपने ये किताब पढ़ी, ठीक, आपने इस किताब को पढ़ा, आपने क्या जाना, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि भाई किसी के द्वारा कहे गए वचनों का ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के द्वारा कहे गए वचनों का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक का, उद्धरण का, अल्प विराम का, अर्ध विराम का। ठीक है, तो अगर हमने किसी से कोई बात कही है तो बात कहने के लिए हमें एक पोज देना पड़ता है, थोड़ा सा विराम देना पड़ता है, लेकिन वो पूर्णतः विराम नहीं होता है। ठीक है, तो क्या विराम लगता है, वो अर्ध विराम लगता है। ठीक है, तो हमने उसको आवाज लगाई, हमने अर्ध विराम लगा दिया। ठीक, हमने उससे कह दिया कि भाई रुको जरा, हम आ रहे हैं। ठीक है, तो रुको, हम आ रहे हैं, तो रुको के बाद हमने अर्धविराम दिया कि हम आ रहे हैं, सेंटेंस को पूरा किया। ठीक है, तो ये अर्धविराम का यूज हम उसमें करते हैं। ये कहते हैं कि उस सही शब्द का सही समास वाला विकल्प आपको पहचानना है। शब्द का सही समास वाला विकल्प, ठीक है। समास क्या होता है, समास का मतलब होता है समाहित करना, है ना। शब्दों को, एक तरह से बिखरे हुए शब्दों को क्या कर लेना, एक शब्द में समाहित करना, ये समास का अर्थ होता है। ठीक, अब ये जो हमारा 120 क्वेश्चन है, ये कहता है चंद्रशेखर है। ये कहते हैं सही समास वाला विकल्प कौन सा है, चंद्रशेखर। ठीक है, तो चंद्रशेखर के लिए क्या है, चंद्र है शिखर पर जिसके, बिल्कुल, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है, जो चंद्र के जैसा है जो। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ठीक, चंद्र है जिसका नाम, जी नहीं, उसको चंद्रशेखर नहीं कहेंगे। चंद्र के समान है जो, जी नहीं, उसको चंद्रशेखर तो नहीं कह सकते। चंद्र के जैसा है, ये दोनों एक ही बात है, बस समान और जैसा दो शब्दों, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। चंद्रशेखर का मतलब होता है जिसके शिखर पर चंद्र विराजमान हो, यानी कि ये महादेव का एक और नाम होता है चंद्रशेखर। तो सही आंसर क्या होगा, चंद्र है शिखर पर जिसके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। ठीक है, एक शब्द हमको बताना, ये कहते हैं जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। ठीक, जिसका उत्साह यानी कि काम करने की जो एक कैपेसिटी होती है, अब वो बिल्कुल उस कार्य को करना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसको कहते हैं उत्साह का नष्ट होना। एक होता है कि भाई हम स्टार्टिंग में जब काम करते हैं तो उस एक मेंटेनेंस लेवल को बनाए रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे। ठीक, अब जिसका उत्साह नष्ट हो गया वो क्या कहलाता है, हतोत्साहित कहलाता है। ठीक है, उत्साही कौन होगा, उत्साही वो होगा जिसका उत्साह भरा हुआ है। उद्यमी कौन होगा, उद्यमी वो होगा जो मेहनत कर रहा है। जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासु होता है। लेकिन जिसका उत्साह नष्ट हो गया वो क्या होता है, हतोत्साही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक शब्द है, एक अर्थ है, उस शब्द को चुनो। ठीक, जलज का दूसरा मतलब क्या होता है,
ठीक है। जलज का दूसरा मतलब क्या होता है? देखो, जलज का मतलब होता है सीधा सीधा पानी में रहने वाला। ठीक। जलज कमल को भी कहते हैं क्योंकि वो हमेशा पानी में ही रहता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम देखेंगे विकल्प। जहाज, जहाज को एक तरह से देखा जाए तो पानी में रहता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल चीज है, हमेशा पानी में नहीं रहेगा, लिविंग चीज नहीं है। जलज का मतलब होता है लिविंग से, ठीक है, जो सजीव होता है। चतुर, जी नहीं, हाथी है तो हो ही नहीं सकते। बचा क्या? मछली। तो जलज क्या कहलाएगा? मछली कहलाती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन, पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन क्या है कि भाई पहले काम किया, उसके बाद दूसरी क्रिया में वो चले गए। ठीक। अब ऐसा जो पहला काम पूरा करके दूसरी क्रिया में जाना, यही पूर्वकालिक क्रिया होती है ना। अब ये पूरी डेफिनेशन को कौन सा वाक्य जस्टिफाई करता है? ये कहते हैं कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। दो अलग अलग सेंटेंस है, हमको इसको एक करके कैसा बनाना है? पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य बनाना है। पहला वाक्य कहता है कि बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। नहीं जी, पूर्वकालिक में पहला कार्य पूर्ण हो चुका है। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। जी नहीं, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। जी नहीं, यहाँ पे सही ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सी के साथ, कि बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ठीक है। तब उन्होंने पहली क्रिया को पूरा किया, फिर उन्होंने दूसरी क्रिया को स्टार्ट किया। अब जो ये चौथा वाला ऑप्शन है डी, आप समझ सकते हो कि ये इसमें क्या गलती है। इसमें है कि बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए, यानी कि अभी वो खेलने के लिए जा रहे हैं, खेलना शुरू नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप पहले सेंटेंस को पढ़िए कि बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। तो हमें इसी वाक्य का क्या करना है? इसी वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन करना है। ठीक, तो इसके लिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। ये कहते हैं हे प्रभु रक्षा कीजिए। हमने क्या किया है? पुकारा है। किसको? प्रभु को। हम उनसे क्या कर रहे हैं कि हे भगवान, किसी तरह बस हमारी क्या करो? रक्षा करो। तो हमने प्रभु को क्या किया? पुकारा है। ठीक। अब पुकारने के लिए कौन सा कारक हमारा लगता है? संबोधन कारक हमारा लगता है। कौन सा कारक लगता है? संबोधन कारक। अधिकरण में पर संबंध काकी के कर्म कारक कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारे है ही नहीं। पुकारा गया है भाई। ठीक है, तो पुकारने के लिए कौन सा सेंटेंस हमारा होगा? संबोधन कारक हमारा कहलाएगा। यहाँ तक चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। बच्चों ने खेल खेला। ठीक है, तो बच्चों ने खेल खेला को हमें भविष्य काल में क्या करना है? परिवर्तित करना है। चलिए, बच्चे खेल खेल चुके, ये किस में चला गया? भूतकाल में। बच्चे खेल खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं का क्या मतलब होगा? ये किस में है? वर्तमान काल में। ठीक है। बच्चे खेल चुके होंगे, ये बिल्कुल ही पास्ट में चला गया कि बिल्कुल हमारा लिंक छूट गया। बच्चे खेल खेलेंगे, जी हाँ, ये भविष्य काल है। तो हमारा सही आंसर भी क्या होगा? डी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये कहते हैं भाई दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है सही वाला। राजपूत एक कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अब इसका राजपुतानी, राजपुताई, राजपुत्रीन, राजपूती। ठीक है, तो यहाँ पे राजपूती से आप कंफ्यूज होंगे,
राजपूती नहीं होता, राजपुतानी होता है। सही आंसर क्या होगा? राजपुतानी, पुत्रीन। और पुताई से तो खैर आप इससे कंफ्यूज होंगे नहीं, लेकिन आप राजपूती से बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कॉमन भाषा में राजपूत और राजपूती ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राजपूती एक गलत शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द होता है। राजपूती कभी कभी हम मेल को भी कह देते हैं। पूरे के पूरे एक जो हमारा एक पूरा कास्टिज्म है, यानी कि पूरा एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, हमने इसको पूरा राजपूती ग्रुप इस तरह भी बोल देते हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो राजपुतानी इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्लियर? चलिए, ये कहते हैं कि भाई उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी। ठीक है, आंसर करने की कोशिश किया करो जब मैं रुक जाया करूं। ठीक, और उसका आंसर अपने पास लिख लिया करो, कंफर्म फिर मैं करा दूंगी। अब ये कहते हैं तपस्वी एक पुल्लिंग शब्द है। तपस्वी कौन होता है? जो तप करता है ना। तप करने से ये मतलब नहीं है कि भाई आप अपने आप को जमा के बैठ गए एक जगह, वो तप कर रहे हैं आप। तप करने का मतलब होता है कि आपने जो मोह माया थी इस संसार की, आपने उसको छोड़ दिया। आपने अपने मन को इतना संयम बनाया है कि आपको किसी भी ऐसी चीज की लालसा नहीं है जो नश्वर है। ठीक, तप करने का मतलब होता है कि आप जो आपकी पढ़ाई है ना, ये भी एक तप होता है जो कि आसान नहीं होती। 10 बार आपका उठने का मन करेगा, 10 बार आपका फोन चलाने का मन करेगा, लेकिन अगर आप निष्ठा के साथ बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो वो आपका तप कहलाता है। जरूरी नहीं है कि आप तपस्वी वही होता है जो केवल कहीं पे भी एक जगह, उसको तो नश्वर चीजों से क्या हो गया, उसने मोह छोड़ दिया। लेकिन आपने एक चीज से मोह पकड़ लिया, अब मुझे ना फोन चाहिए, ना मुझे टीवी चाहिए, ना मुझे कोई अच्छी खाने की चीज चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि मेरे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे और मैं अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस कर सकूं। बस ये भी तप है। ठीक है, तो तप का मतलब होता है कि वैराग्य को छोड़ दो, नश्वर चीजों को छोड़ दो, फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए, वो तप होता है। और ऐसे ही मेल जो तप करते हैं उनको तपस्वी, और जो फीमेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? तपस्विनी कहते हैं। ठीक है, तपस्विनी तो मैंने कह दिया। अब तपस्विनी तो ये भी तपस्विनी लिखा है, ये भी तपस्विनी लिखा है, लेकिन सही कौन सा है ना? ये वी है तो तपस्विनी होगा, विनी नहीं होगा। क्या होगा? तपस्विनी होगा। तपस्वीन और तपस्वी तो है ही पुल्लिंग, तो ये तो हमारे दोनों ऑप्शन से ही हट गए। ठीक है, चलिए, इसी तरह से ना निकाल दिया करो फालतू शब्दों को कि हाँ ये अब बचा ही नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तपस्विनी। ठीक है, चलिए, ये कहते हैं दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। ठीक, कहते हैं तलवार। ठीक, तलवार। तलवार का क्या मतलब होगा? जब हम इसको बहुवचन इसमें लिखेंगे तो तलवारें होगा, और तलवारें में जो हमारी अंकी बिंदी आएगी, है ना। चलो देखो कैसे लिखते हैं। अगर मैंने इसको लिखा है तलवारें, तो तलवारें नहीं होगा, तलवारें होगा, अंकी बिंदी आएगी। अब यही वाला ऑप्शन ढूंढ लो आप, जहाँ पे हो वही ठीक है ना। ये रहा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, चलिए, ये कहते हैं ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? ये तो बहुत आसान है ना। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो किसके प्रकार हो गए? स्वर के प्रकार हो गए। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं मूल स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं तो मूल स्वर है जैसे अ, ई, उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होते हैं, जिनको उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, वर्णमाला स्वर और व्यंजनों का समूह वर्णमाला कहलाती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिला के बना हुआ शब्द, जैसे त्र कह दिया तो ये संयुक्त व्यंजन में आता है, ज्या कह दिया ये संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई
इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? क्या कहता है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन आप समझते हैं क्या होता है? जिनको उच्चारित करते हुए मुख से गर्म श्वास बाहर आए, वो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। ऑप्शन देखिए, या कोई गर्म श्वास नहीं आई, पा कोई गर्म श्वास नहीं आई, श। ठीक है, श को बोलते हुए जब आप अपने मुख से निकली हुई जो वायु होती है उसको टच करोगे, देखोगे, तो आपको गर्म हवा का महसूस होता है। तो श जो होता है वही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन को देखो जरा और फिर उसका आंसर करने की भी कोशिश करो। ये कहते हैं कि भाई दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ठीक है, सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा की विशेषता, और संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, जगह का नाम, स्थान का नाम, वो हमारी संज्ञा होती है। ठीक, तो पक्ष और पाक्षिक, प्रेम प्यार, स्वर्ण सोना, सुख दुख। अब पक्ष और पाक्षिक को तो हम बाद में बात करेंगे, पहले प्रेम प्यार की बात करें। तो क्या प्रेम संज्ञा है? जी नहीं, ये एक विशेषण है। सुख दुख क्या है? ये भाव है। स्वर्ण और सोना क्या है? स्वर्ण क्या है? स्वर्ण से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर होगी तो ये धातु होती। ठीक है, लेकिन स्वर्ण का मीनिंग ही सोना है। ठीक है, अब दोनों तरह से ले लो। स्वर्ण का हिंदी मीनिंग ही एक तरह से कह सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल मीनिंग है वो सोना हो गया। सोना दूसरा आप ये मान लो जो नींद आ जाती है। ठीक, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे वैसे तो अलग हो गए। ठीक है, पक्ष और पाक्षिक। पक्ष कौन हुआ कि भाई एक हमारा युगल पक्ष हो गया, एक हमारा वधु पक्ष हो गया। ठीक है, तो पाक्षिक कौन हो गए? उसके पक्षदार जो हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा संज्ञा, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, पक्ष में कौन होगा? ग्रुप में कोई ना कोई वहां पे पर्सन होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई वस्तु वहां जरूर होगी, कोई ना कोई वहां पे व्यक्ति जरूर होगा एक पक्ष में। ठीक है, तो इसीलिए ये किसके साथ जाते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का, उसका विशेषण का सही जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? बताइए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम क्या हो गया? सर्वनाम होता है कि भाई संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब ये कहते हैं सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलेगा? मैंने कह दिया निशा जा रही है, तो निशा क्या हो गई? निशा हो गई संज्ञा। ठीक है, हमने क्या कह दिया भाई? निशा जा रही है, तो निशा संज्ञा हो गई। लेकिन ये कह रहे हैं सर्वनाम, निशा से तो नाम से पता चल गया कि स्त्रीलिंग है, लेकिन मैंने कह दिया कि वह जा रहा है, तो वह से क्या पता चल रहा है कि भाई वो लड़का है या लड़की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नहीं पता चल रहा ना, जाने से भी नहीं पता चल रहा। लेकिन ये जो रहा है क्रिया है, इससे पता चलता है कि वो जो सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। वह जा रही है, बदला? बिल्कुल बदला। रहा है, रही है, तो किससे पता चला भाई? हमारा पता चल गया क्रिया से। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? क्रिया। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी? जायसी एक लेखक है। ठीक है,
जायसी कौन है? एक लेखक है। और जायसी जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी होगी? प्रसिद्ध रचना है जी, डायरेक्ट बताऊंगी, पद्मावत। किसने लिखी है? जायसी ने लिखी है। ठीक है, चलिए। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारत दुर्दशा का। ठीक है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कई बार ये आ चुका है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है भारत दुर्दशा किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी। ठीक है, बाकी के जो ये हमारे ये क्या है लेखक हैं, इनकी कौन कौन सी कृति हैं, ये आप खुद से पढ़ोगे। ठीक, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा सा क्या हो, एक्टिव हो। आप ये कृति इनकी खुद से पढ़ोगे ताकि आपको पता चले। जरूरी नहीं है अगली बार वो कोई और नाम भी रख सकते हैं, अगली बार कहते हैं भाई रसविलास किसने लिखी है, तो ज्ञान गीता किसने लिखी है, पद्मावत किसने किसने लिखी है। तो भाई ये आप इस चीज को, मेरा मानना यही है कि आप स्वयं करें। ठीक है, बहुत से बता देते हैं कि भाई चलो हम ही बता देते हैं। ठीक है, और आपके अंदर इतना आलस भर चुका होता है क्योंकि वो देखने तो आपको आएंगे नहीं। ठीक, तो अपने आप को खुद दिखाइए। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखते हुए ये सारी कृति इनकी आपके पास होनी चाहिए। ये कहते हैं नीचे दिए गई रचनाएं किस कवि की हैं? ठीक, देखो और बताओ आंसर, ये किस कवि की रचनाएं हैं? चिदंबरा, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद, पल्लव। ठीक है, देखो बूढ़ा चांद से ही समझ में आ जाएगा कि ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। ठीक है, किसकी है? बूढ़ा चांद उनकी बहुत फेमस कृति है। ठीक है, तो चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ठीक, तो ये किसकी हो गई सारी कृति? सुमित्रा नंदन पंत की हो गई। ठीक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला, किस रचना के लिए मिला? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक कृति लिखी थी जिसका नाम था कुटियों पर टंगे लोग, और इसी के लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ कृति लिखने का जो पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और वो किसको दिया गया है? अभी दिया गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक, चलिए अब बारी आती है गद्यांश। गद्यांश में कहते हैं लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को स्वप्न नरों की नगरी कहा। यह संगम वंश के शासिका की राजधानी थी, जिन्होंने, किसकी राजधानी थी? संगम वंश के, जिन्होंने 1336 में प्राचीनी हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन वह कृष्णदेव राय थे जिन्होंने भव्य महल मंदिर से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से हुआ। अकेला राजा, ये इतिहास गवाह है इस चीज का कि अकेला राजा विजयनगर पे कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाया। एक समृद्ध राज्य वो माना गया हमेशा, परंतु
इस साम्राज्य की शक्ति का पतन किसने किया? पड़ोसी बमई राज्यों के संघ ने किया। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था। ठीक है, जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। कहां तक फैला था? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यवली के बीच फैले हैं। ठीक है, कहाँ फैले हैं? विशाल चट्टानों के निर्जन दृश्यवली के बीच। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र, रामायण के अकॉर्डिंग बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। ठीक है, स्थान में बाली, सुग्रीव, हनुमान, राम सीता से जुड़ी अनेक घटनाएं हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट, मातंग, मल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम पंपा है, जिसे विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, अब हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। क्वेश्चन देखिए, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? राजा बाली के, बली के नहीं, राजा बाली के। ठीक है, किष्किंधा का पूछा है भाई, विजयनगर का नहीं, कभी कृष्णदेव राय समझो। और बमई राज्यों ने इसको नष्ट किया था। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? किसने कहा था? ये कहा गया था, चलो एक बार कंफर्म करके देख लो ऊपर, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। किसने कहा था? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने इसको क्या कहा? स्वप्नों की नगरी कहा। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? कैसे हुआ था? संयुक्त आक्रमण से हुआ था। बमई, जो ये आपके ये बमई राज्य थे, इन्होंने संयुक्त आक्रमण करके विजयनगर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया। विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? ठीक, कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं भाई भग्नाशेष? निर्जन दशवली के बीच फैले हैं। कैसे? जन शून्य। निर्जन स्थान क्या होता है? जन शून्य, शून्य स्थान को निर्जन स्थान कहा जाता है। ठीक है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचाने। विरूपाक्ष का मतलब क्या होता है? विरूपाक्ष का मतलब होता है कि भाई जिसके नेत्र जो है, अक्ष, अक्ष, अक्ष का मतलब नेत्र, जिसके नेत्र कैसे हैं? विलक्षण है ना? इसके नेत्र ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत तेज है। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा? विलक्षण नेत्रों वाला। ये कहते हैं चार विकल्पों में से उस सही, ये हमारे हो गए, किसके हो गए आंसर? पैराग्राफ के। अब चलते हैं आगे। कहते हैं उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, क्या है? काली घटा का घमंड घटा उचित अलंकार का सबसे अच्छा, यानी कि सही विकल्प हमको बताना है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, इसका क्या है? इसका है कि भाई हमने क्या किया है? हमने कुछ शब्दों को, एक शब्द का दो बार इस्तेमाल हुआ है, घटा और घटा। तो जब एक ही शब्द का दो बार इस्तेमाल हो
तो इस तरह के अलंकार को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। चलिए, ये कहते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये एक चीज का पता है कि के बाहर, इन्होंने पूछा है रेखांकित शब्द का सही अवयव बताना है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, के बाहर ने क्या किया है, दरवाजे को और कोई खड़ा है, इन दो शब्दों को क्या किया है, दो वाक्यों को जोड़ा है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, संबंध बता रहे हैं दरवाजे का और किसका, एक जो इंसान या कुछ भी बाहर हमारे दरवाजे के खड़ा है। तो ये के बाहर जो शब्द है क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संबंध बोधक अवयव, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है, जहां पे जोड़ा जाए, दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ा जाए। विस्मादि बोधक, जहां पे विस्मय आश्चर्य करने वाली बात है। निपात अवयव के साथ ही हम किसको पढ़ते हैं, निपात को पढ़ते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा, संबंध बोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक शब्द दिया गया है, शब्द है नारा। ये कह रहे हैं कि समान अर्थ वाला सही शब्द हमें बताइए कि नहीं, नाश, सॉरी, हमें शब्द दिया गया है क्या, नाश। तो नाश का जो मतलब होगा क्या होगा, तबाही, है ना। क्या होगा, तबाही। देखो, उत्कर्ष तो हो नहीं सकता, उत्कर्ष का मतलब होता है खुशी मनाना। उत्थान का मतलब होता है शुरू करना, नवीन का मतलब होता है नया। तो नाश का मतलब क्या हो गया, तबाही। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। ये कहते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगाते हैं। आपको आंसर क्वेश्चन में ही करना होगा, जैसे मैं करती हूँ हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही, ऑप्शन पे बाद में जाते हैं। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगाते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, पहले तो आरंभ भी हो गया, अंत में नहीं लगाएंगे, क्रिया में नहीं लगाते। आठ तो खैर बनता ही नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में उन विकल्पों का चयन, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना, ठीक है। जो प्रत्यय से नहीं बना है, हमें उस विकल्प का चयन करना है, ठीक। चिकनाहट आहट प्रत्यय है, चांदनी नी प्रत्यय है, खटास आस प्रत्यय है, ठीक है। बखूबी बी कोई प्रत्यय नहीं होता, तो प्रत्यय से ना बना हुआ शब्द हमारा क्या हो गया, बखूबी हो गया, ठीक है। चलिए, ये कहते हैं कि जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत, कपोत का मतलब क्या होता है, कबूतर। कपोत का मतलब क्या होता है, कबूतर, और यही इसका क्या है, आंसर। कपोत का मतलब काम नहीं होगा, कपोत का मतलब काज नहीं होगा, कपोत का मतलब गाल नहीं होगा, कपोत का मतलब क्या होता है, कबूतर, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। क्या चुनना है हमको, संयोग। देखो, ये तो रस में भी हम पढ़ते हैं, संयोग है तो क्या होगा, वियोग होगा। सही आंसर क्या होगा भाई, वियोग। अवशेष मिलन दुरुपयोग, ये हमारे गलत आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद, उल्लास, जब ला आधा हो, ठीक है,
तो ता और ला मिलके आधा ला बनाते हैं, है ना। ता का किस में हो जाता है, ला में चेंज हो जाता है, जब दो ता के साथ ला जुड़े या कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। उल्लास, उल्ला, ये वाला उल्लास ठीक होगा, उल आलस होगा, उल्लास होगा या फिर उतलास होगा। जी बिल्कुल, हम जाएंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ, उतलास होगा। ता किसमें परिवर्तित होगा, ल, आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करें। जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है पतन। पतन का हमें अर्थ बताना है, पत्ता, पुत्र, घर या गिरना। ठीक है, पतन का मतलब क्या होता है, खत्म होना, नष्ट होना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गिरना। क्लियर है इतनी चीज। देखो आज के पीवाईक्यू में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, हर पीवाईक्यू में मैं इतने ही क्वेश्चन रखती हूँ ताकि आपको इन्हें एक बार पढ़ने में भी आसानी हो। ये देख लो किस तरह से हमने क्या किया है, जो हमारा पैराग्राफ होता है, गद्यांश होता है, इसी तरह से अब इनको ऐसे अंडरलाइन करते जाते हैं तो हमें वापस उसको देखने की कमी जरूरत पड़ती है, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आसानी से दे देते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, इन सारे क्वेश्चंस को आराम से पढ़ सकें और इन्हें आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए और अपनी तैयारी को पूरा अच्छे से बिल्कुल सुदृढ़ कीजिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को भी कि भाई प्रैक्टिस सेट है, देख लो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।